दिल्ली, जहाँ नाम ही पहचान है। दिल्ली के 3 सबसे रईस और ताकतवर खानदान, चौहान, शेखावत और राठौर। तीनों बिजनेस टाइकून, तीनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। तीनों एक ही गार्डन शेयर करते थे, एक ही शान, एक ही रुतबा। लोग कहते थे इनकी दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन हर शाही रिश्ते की नींव में एक राज छुपा होता है। चौहान फैमिली इस खानदान की धड़कन है। काशवी चौहान, घर की इकलौती लड़की, चेहरे पर मासूम मुस्कान, दिमाग में शरारतें और दिल में आग। उसका एनजीओ अपना घर उन लड़कियों के लिए है जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया। वो मुस्कुराती है, लेकिन उसके दुश्मन उससे कांपते हैं। शेखावत फैमिली, दिव्या शांत और समझदार, आर्या खूबसूरत लेकिन अहंकारी, और उसकी नफरत का निशाना है काशवी। रिधान गुस्सैल, विहान मस्त मौला, और विहान काशवी का सबसे बड़ा साथी। राठौर फैमिली, अजय सुलझा हुआ जिम्मेदार और दिव्या का मंगेतर। आरो दिल का साफ, हंसमुख, विहान और काशवी का सबसे करीबी दोस्त। और यहीं से शुरू होगी कहानी दोस्ती, दुश्मनी, प्यार और सत्ता की जंग की। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एक लड़की बहुत तेज भाग रही थी। उसके पीछे पीछे 2 लड़के उसके पीछे भाग रहे थे। पहला लड़का, ओए रुक जा यार, कितना भगाएगी। दूसरा लड़का, इतना तेज भागकर क्या हमें पीएम की रिपोर्टिंग करनी है। पर लड़की के कानों में तो जैसे उनकी आवाज़ ही नहीं पड़ी। वो लड़की भागते भागते एक बड़े से आलीशान गेट के अंदर चली गई। अंदर बड़े बड़े 3 बंगले थे जिनका गार्डन कॉमन था। वो गार्डन में रखी हुई चेयर्स पर बैठ गई। वो लड़के भी हाँफते हुए आकर उसके आसपास पड़ी हुई चेयर्स पर बैठ गए। पहला लड़का, ओए काशू, कितना भगाती है यार। दूसरा लड़का, मैं तो नहीं आने वाला कल से। काशू उर्फ काशवी, ऐसे कैसे नहीं आओगे कुत्तों। ऐसे अगर घर पर पड़े रहे ना तो तुम लोग तो पेट निकल जाएगा। फिर लड़कियां हाय बेबी की जगह नमस्ते अंकल जी बोलने लगेंगी। दोनों लड़कों ने काशवी की बातें सुन बुरा सा मुंह बना लिया। पहला लड़का, हम कुत्ते तो तू क्या खुद को आलिया भट्ट समझती है। काशवी, बकवास ना करी विहान, नहीं तो ये तेरे पीले दांत तोड़ देने हैं मैंने। काशवी चौहान तो खुद ही एक ब्रांड है। दूसरा लड़का, हाँ वो तो है, वैसे सब ठीक है ना अपने घर में। काशवी, आरो सब ठीक तो है, पर अच्छी चीज़ें सबको खटकती हैं। मतलब औरतों का आगे बढ़ना सबको खटकता है। पता नहीं क्यों ये लोग औरतों को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते। विहान, फिक्र मत कर, सब ठीक रहेगा, नहीं तो हम लोगों को ठीक करना तो आता ही है। आरो टेढ़ा मुस्कुराते हुए, वो तो है ही है। वैसे आज पंडित जी आने वाले हैं अजय भाई के शादी की मुहूर्त के लिए। काशवी, अरे वाह, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई की शादी के लिए। विहान, हाँ हाँ, कितना मज़ा आएगा अजय भाई और दिव्या दी की शादी में। आरो, हाँ, दादाजी ने सबको आज ड्रीम वेडिंग में आने को कहा है। ड्रीम वेडिंग, ये एक वेडिंग हॉल है जो इन तीनों मेंशन के सामने गार्डन में ही बना है। यहीं सारे फंक्शन होते हैं और ये खास तौर पर इन 3 परिवारों के बच्चों की शादी के लिए ही बनाया गया है। विहान, जल्दी से आ जाना काशवी, तुम बहुत लेट लतीफ़ हो। काशवी कुछ सोचते हुए, मैं नहीं आऊँगी, ज़रूरी मीटिंग है। आरो, नहीं आऊँगी से क्या मतलब है। तू नहीं आई तो भाई और भाभी को कितना बुरा लगेगा। काशवी, और आ गई तो आर्या दी का मूड स्पॉइल हो जाएगा। विहान, तू आएगी, तुझे मेरी कसम है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। काशवी, ये कैसी बात हुई वीहू, तुझे पता है ना वो मुझे पसंद नहीं करती। आरो, तो सबकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखने का ठेका तूने ही ले रखा है। विहान, सही बात है, चौहान और शेखावत ने क्या दुश्मनी निभाने में कसर छोड़ी थी जो यह आर्या दी भी ऐसा करती है। आरो, छोड़ो ना,
इनके बीच बस हम तीनों को ही पिसना है। काश भी पता नहीं कब ये दुश्मनी खत्म होगी। वजह भी नहीं बताते ये लोग। समझ नहीं आता, जहाँ इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी, आज ये एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। विहान, छोड़ ना, क्या हम भी सुबह सुबह किस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं। आरो, चलो अब मुझे ऑफिस भी जाना है, तुम जैसे निकम्मों जैसा नहीं हूँ। विहान आरो की नकल निकालते हुए, तुम निकम्मों जैसा नहीं हूँ? ओए, गरीबों के एसार के ज़्यादा स्मार्ट मत बन। आरो, तू चुप रह बे, मैं तो पैदाइशी ही स्मार्ट हूँ, बनने की ज़रूरत नहीं है। काशवी उन दोनों के सर पर चपत लगाते हुए, ओए कंजरो, क्यों लड़ रहे हो? जाओ अपने अपने काम पर। फिर तीनों हंसने लगते हैं। फिर एक ग्रुप हक कर अपने घर की ओर निकल जाते हैं। कलकत्ता एक बड़ा सा ऑफिस की एक शानदार बिल्डिंग के 14 फ्लोर पर एक लड़का बेहद गुस्से में बैठा था। उसके सामने उसका असिस्टेंट सर झुकाकर खड़ा था। लड़का, पता लगाओ कौन है जो हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट्स लीक कर रहा है। शाम तक वो इंसान मेरे सामने होना चाहिए, वरना तुम मुझे इस ऑफिस में दोबारा मत दिखना। असिस्टेंट हड़बड़ाते हुए, जी 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 सर। इतना बोल असिस्टेंट वहाँ से चला गया। तभी उस लड़के का मोबाइल बजने लगा। उस लड़के ने देखा तो अजय भाई फ्लैश हो रहा था। लड़का, कैसे हैं आप जीजू? अजय, मैं ठीक हूँ, तू कैसा है रिदान? लड़का, मैं ठीक हूँ जीजू। अजय, पर तेरी आवाज़ से तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। रिदान, मैं ठीक हूँ जीजू, बस काम का प्रेशर है। अजय, ठीक है, तू कब वापस आ रहा है दिल्ली? विधान, अभी नहीं आ सकता जीजू, बहुत काम है। अजय, ये हर बार का बहाना है तुम्हारा। घर में सब कितने परेशान हैं, तुम्हारी दी और मम्मी जी कितना याद करती हैं तुम्हें। विधान, पता है जीजू, पर क्या करूं, काम है। अजय, बहुत बदल गया है तू रिधान। क्या ये वही रिधान है जो गुस्से का मतलब भी नहीं जानता था, जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था? कब तक ऐसे रहेगा? भूल जाओ वो सब और आ जा वापस। रिधान नम आंखों से, मुझे कुछ याद ही नहीं है जीजू, और मैं याद करना भी नहीं चाहता। अजय, किसे समझा रहा है, मुझे या खुद को? देख, जैसी चीज़ें हमेशा दिखती हैं वैसी होती नहीं है। रिधान, हो सकता है जीजू, पर जो आपने खुद की आंखों से देखा, कानों से सुना हो, उसे तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना। अजय, कोशिश करके देखो उससे बात करने की, क्या पता सब सही हो जाए। रिधान सख्त आवाज़ में, कुछ नहीं हो सकता, उसने मुझे छोड़ दिया था, तो मैं क्यों अपने प्यार की भीख मांगू उससे? जो चीज़ें 4 साल पहले ही बिगड़ गई थी वो सही नहीं हो सकती कभी भी। अजय, ठीक है, तुम मूड और मत खराब करो अपना। आज पंडित जी आने वाले हैं दिव्या और मेरी शादी की डेट फिक्स करने। रिधान गुस्सा होते हुए, अरे वाह जीजू, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अजय, हाँ, पर यह शादी तभी होगी जब तुम यहाँ आओगे। ये मेरा और तुम्हारी दी का फैसला है, और मुझे अपनी दी जैसे बातों में बहलाने की कोशिश भी मत करना। रिधान एक लंबी सांस लेते हुए, ठीक है जीजू, मैं आ जाऊँगा, बस आप मुझे डेट बता दीजिएगा कब की है, उसके हिसाब से मैं आ जाऊँगा। थोड़ी देर और बातें कर रिधान ने फ़ोन रख दिया। ड्रीम वेडिंग हॉल। आज यहाँ तीनों परिवार जमा थे। शेखावत और चौहान साथ आना नहीं चाहते थे, पर विजय राठौर मुखिया की बात कोई टाल भी नहीं सकता था। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त 8 दिन बाद का बताया था। सब खुशी खुशी मान गए। अजय और दिव्या के चेहरे तो खुशी से चमक रहे थे। पंडित जी के जाने के बाद सारे बड़े चले गए। अजय और दिव्या ने बच्चों को वहीं रोक लिया था। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इन दोनों परिवार में इतनी दुश्मनी है, तो इन सब के बच्चे ऐसे साथ कैसे हैं? तो बात यह है कि जो विजय राठौर है वो इस टुकड़ी में, मतलब कि अशोक चौहान, विनायक शेखावत, विजय राठौर में जो विजय राठौर हैं वो बड़े हैं, तो जो अशोक चौहान और विनायक शेखावत हैं वो उन्हें अपने बड़े भाई मानते हैं। तो वो दोनों भी कभी उनकी बात नहीं टालते। विजय राठौर का कहना था कि आपसी रंजिशों की जो आग है वो बच्चों तक नहीं पहुंचनी चाहिए।
फिर भी राठौर और चौहान कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अपने अपने बच्चों को समझाना शुरू किया, पर बच्चों ने एक ही जवाब दिया कि हमें आपकी दुश्मनी से कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोगों ने हमें अपनी दोस्ती तोड़ने पर मजबूर किया तो बच्चों ने कह दिया कि हमसे अगर ज़बरदस्ती की गई तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। आपकी रंजिशों से हमें मत लाइए। पर एक आर्या ही थी जिसे पता नहीं क्या तकलीफ थी काशवी से। अब हॉल में अजय, दिव्या, आरव, विहान, काशवी, आर्या, हर्षल, हर्षा, हिमांशु, हिमांशी मौजूद थे। हर्षल: और भाई अजय, फाइनली अब तुम्हारी शादी होने वाली है। हर्षा: मुझे भी देवरानी मिल जाएगी। हिमांशु: पर समझ नहीं आता, तुमने इस दिव्या को क्या देखकर पसंद कर लिया। हिमांशी हिमांशु के कंधे पर हल्का सा मारते हुए: खबरदार मेरी ननद को कुछ बोला तो। दिव्या: मेरी भाभी बेस्ट है। और वो हिमांशु को मुंह चिढ़ा देती है। ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद हिमांशु, हिमांशी, हर्षल, हर्षा चले जाते हैं। काशवी: दी, मिठाई खाइए, आज बहुत खुशी का दिन है। दिव्या: तुम भी मुंह मीठा करो काशू। आर्या: देखकर खाइए दी, कहीं मिठास में जहर ना मिलाया हो। चौहान की तो फितरत में ही है धोखा देना। आरो: चुप रहो आर्या, वो कुछ बोलती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे कुछ भी सुनाओ। काशवी: आरू प्लीज। विहान: बोलने दे उसे काशू, वो कुछ गलत नहीं बोल रहा है। अजय: चुप रहो तुम सब, क्यों लड़ रहे हो। आरो: ये क्या तरीका है बात करने का, भूलो मत वो बड़ी है तुमसे। और बीहू, ये कोई तरीका नहीं है अपनी बड़ी बहन के लिए बोलने का। अरे रहने दीजिए जीजू, इस काशवी ने पूरी तरह से इन दोनों का ब्रेन वॉश कर दिया है। इन्हें मैं ही गलत ही लगूंगी। इतना बोल आर्या वहां से चली जाती है। आरो: भाई आप हमें ही क्यों समझाते हैं, आपने उन्हें कुछ क्यों नहीं बोला। काशवी: जाने दो, तुम लोग भी क्या लड़ रहे हो, बात बढ़ाने से बढ़ती है। और आर्या दी दिल की बुरी नहीं है। अजय: सीखो मेरी गुड़िया से कुछ, गधों, कितनी समझदार है ये। उसकी इस बात पर आरो और विहान ने बुरा सा मुंह बना लिया। फिर सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। काशवी धीमी आवाज में: भाई एक बात पूछूं आपसे। अजय: पूछ ना गुड़िया। काशवी: वो कब आने वाले हैं। दिव्या: वो कौन काशू। काशवी नीचे सर झुकाकर: दी, आप अच्छी तरह जानती हैं। अजय: प्यार है, इंतजार है, तो ये दूरियां क्यों। दिव्या: हम सबको पता है तुम लोग कितना प्यार करते हो एक दूसरे से। विहान: तूने कभी बताया नहीं कि तूने क्यों छोड़ा उन्हें। आरो: समझ नहीं आता तुम लोगों को कुछ। काशवी नम आंखों से: अरे मोहब्बत मुकम्मल हो ये जरूरी नहीं होता, सबकी भलाई इसी में है कि हम लोग दूर रहें। अजय काशवी के सर पर हाथ रखकर: फिक्र मत कर गुड़िया, सब ठीक होगा, और वो आने वाला है शायद 2-3 दिन में। काशवी अजय के गले लगकर रोने लगी। सबने एक ग्रुप हक कर लिया। थोड़ी देर बाद सब अलग हुए। अजय: तो ठीक है ना गुड़िया। काशवी मुस्कुराते हुए: आप फिक्र ना करें भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अजय: कॉन्ट्रैक्ट देने कब आऊँ। विहान: किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट। दिव्या: अरे मूर्ख, हमारी शादी का। हमारी शादी की प्रिपरेशन तुम तीनों को ही तो करनी है, पर फ्री में हैं, कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। तुम तीनों की वेडिंग प्लानर कंपनी का हमें भी। आरो: भाभी कंजूस मत बनिए, इतनी बड़ी कंपनी है आपकी। विहान: हाँ, हम फ्री में कुछ नहीं करने वाले। अजय: तुम दोनों तो वैसे भी निकम्मे हो, सारे काम तो हमारी गुड़िया ही करती है। आरो: हाँ, फिर ऑफिस में हमारे लिए तो झूला बंधवा कर रखा है, झूलने के लिए। विहान: हाँ नहीं तो क्या, ये आपकी गुड़िया बस ऑर्डर लगाती है। आरो: और हमसे मजदूरों की तरह काम करवाती है। विहान की इस बात पर काशवी मुंह बना लेती है। दिव्या: अब तुम दोनों की शक्ल ही वैसी ही है, तो वो बेचारी क्या कर सकती है। उसकी इस बात पर अजय और काशवी हंसने लगते हैं और विहान और आरो का मुंह बन जाता है। काशवी आज अपने घर पहुंची थी सबसे मिलने के लिए। कुछ दिनों से कारवां, काशवी, आरो, विहान की वेडिंग प्लानर कंपनी के पास बहुत बड़े प्रोजेक्ट थे।
इसलिए वो उसमें बहुत बिजी थे, इसलिए वो आ नहीं पाई थी। वो अपने घर के अंदर आई तो सारी लड़कियों ने उसे घेर लिया। तभी पीछे से एक औरत की आवाज़ आई। औरत, अरे लड़कियों, काशू को बैठने तो दो। आई नहीं तो घेर लिया। काशू जाकर उन औरत की गले लग गई। औरत, कैसी हो बच्चा, बड़े दिन बाद आई, इतना काम नहीं करना चाहिए बेटू। काशू, अरे अम्मा, बहुत बिजी चल रहा था कुछ दिन से। ये औरत निहारिका जी हैं, जो अपना घर संभालती हैं। पेशे से ये डॉक्टर हैं। अपने घर के सारे बच्चे इन्हें अम्मा बुलाते हैं। निहारिका जी के पति ने दूसरी शादी कर ली थी क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। लव मैरिज थी, इसलिए मायके भी नहीं जा सकती थी क्योंकि घर से भागकर शादी की थी। दूसरी पत्नी के आने पर इन्हें केवल नौकरानी की तरह रखा जाता था। गलती से भी मुंह से कुछ निकलता तो सास और पति बहुत बुरी तरह पीटते थे। एक दिन ये घर से निकली, बहुत निराश हो चुकी थी जिंदगी में। तो बस एक ही ख्याल आया, जिंदगी ख़त्म करने का। पर यह आ गई काशबी की गाड़ी के सामने। वो तो ऐन वक्त काशबी ने ब्रेक लगा दिया तो बस छोटी सी चोट आई। काशबी के बहुत पूछने के बाद इन्होंने उसे सब बताया। फिर काशबी ने सोचा, जिंदगी में ऐसी कितनी ही निहारिका होंगी जो घरेलू हिंसाचारी से त्रस्त होंगी या किसी और अत्याचारों से। फिर काशबी ने निहारिका जी को हौसला दिया तो उन्होंने एक हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया। करीब 1 साल बाद उन्होंने खुद का हॉस्पिटल शुरू किया। निहारिका जी और काशबी ने अपना बसेरे की नींव रखी थी और आज 3 साल हो चुके थे। निहारिका जी और काशबी ने बहुत सारी लड़कियों की शादियां भी करवा दी थी और आज वो सकुशल अपने घर संसार में व्यस्त थी। उनके इस काम में आरो और विहान उनकी मदद करते थे। अम्मा, बेटा, कल एक नई लड़की को लाई हूँ। हॉस्पिटल में केस आया था, घर वालों ने साथ ले जाने से मना किया है, रेप हुआ है। ये सुनते ही काशबी की आंखें नम हो गईं। काशबी, अच्छा हुआ ले आई आप उसे, ठीक है ना वो? अम्मा, ऊपर से तो ठीक है पर मन पर बहुत गहरी चोट लगी है। ना कल से कुछ खाया है और ना ही बात कर रही है। कंप्लेंट कर दी है, पुलिस कोशिश कर रही है। काशबी, ठीक है अम्मा, मैं जाकर उसे देख कर आती हूँ। काशबी अपने सामने बने हुए कमरे की ओर चली गई। अंदर आई तो एक 18 साल की लड़की खुद में ही सिमटी हुई बैठी थी। रो रो कर उसकी हालत खराब हो चुकी थी। काशबी उस लड़की के पास जाकर बैठ गई। उसे देख लड़की खुद में ही सिमट कर बैठी थी। काशबी उस लड़की के सर पर हाथ रखते हुए, नाम क्या है तुम्हारा बेटा? लड़की ने कुछ नहीं कहा। काशबी ने बोलना जारी रखा। काशबी, तुम्हें पता है बेटू, मेरी मम्मा कहती है कि अपना दर्द किसी से बांट लेना चाहिए तो हल्का महसूस होता है। तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। काशबी का ममता भरा स्पर्श पाकर वो लड़की काशबी से लिपट गई और रोने लगी। काशबी ने उसे रोने से रोका नहीं, उसे रोने दिया। थोड़ी देर बाद जब वो लड़की शांत हुई तो काशबी ने उसे पानी पिलाया। काशबी, कोई जबरदस्ती नहीं है बेटू, अगर आप चाहो तो ही हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। लड़की, दीदी, हमारा नाम रिनल है, हम एक छोटे से गांव से हैं। हमारे यहाँ लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, फिर भी हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाया लिखाया। सबके विरोध के बावजूद भी उन्होंने कभी हमें कैद में नहीं रखा। 12th हो गई थी तो यहाँ हमारी दीदी रहती थी, उनके पास पढ़ने के लिए भेजा। हमारी क्लास में एक लड़का है विराज जामवाल, वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करता है। पहले दिन से वो हमें परेशान करता था, छेड़ता था। हमें लगा कि हम जीन्स पहनते हैं इसलिए वो अट्रैक्ट हो रहा है। फिर हमने सूट पहनना शुरू किया। परसों तो हद हो गई, उसने हमारा दुपट्टा खींचने की कोशिश की तो हमने थप्पड़ मार दिया। हमें क्या पता था कि वो ऐसे बदला लेगा। कल हम कॉलेज छूटने पर बस का वेट कर रहे थे तो उसने हमें कॉलेज के बाहर से उठवा लिया और फिर हमारे साथ हमें अपवित्र कर दिया। ये खबर सुन हमारे पापा को हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। और घर वाले हमारे हक में पहले से ही नहीं थे, उन्होंने इन सब चीज़ों को हकदार हमें ही ठहराया और हमें अपनाने से मना किया। इतना बोल रिनल रोने लगी। काशबी रिनल के सर पर हाथ फेरते हुए
बेटू रो मत, आपको ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ना है। अभी तो आपको अपने गुनहगार को सज़ा दिलवानी है। उसे ये बताना है कि लड़कियां किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती, कि जिसका जब मन किया तब वो आकर उस पर हक जताए। और बेटू, ये सोच गलत है। आपके कपड़े की वजह से वो आपको परेशान कर रहा था। खराबी आपके कपड़े में नहीं, सामने वाले की नज़र में होती है। फिर आप कुछ भी पहनो, फिर वो शॉर्ट्स हो, सूट हो, जीन्स हो, आप सूट भी पहनोगे ना तो इन जैसे बहसी की नज़रें आपको स्कैन करेंगी। तो हम क्यों इन दरिंदों की वजह से अपना मन मारें? बस सामने वाले को जवाब देने की ताकत रखो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि सामने वाला तुम्हारी आंखों में देख कर ही कांप जाए। बेटू, इन सब का चीज़ का हल रोना या खुद को एक कमरे में बंद होना नहीं होता है। अगर हम ऐसे बैठेंगे ना तो दरिंदे हमें नोच खाएंगे। और किसने कहा कि आप अपवित्र हो? जब मर्द अपने मन से कितनी भी औरतों के साथ संबंध बना सकता है, फिर भी वो सीना चौड़ा कर चलने की ताकत रखता है। तो आप बताइए कि आप अपवित्र कैसे हुई? जब तक हम खुद को इज्जत नहीं देंगे ना, तब तक कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा और हमें हमेशा तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। तो पहले आप खुद की इज्जत करो, इतना मजबूत बनो कि किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आप पर उंगली उठाए। और अब आपको अपने गुनहगारों को सजा दिलानी है, सो भी स्ट्रांग बेटू। रिनल कास्बी का हाथ पकड़कर, थैंक यू दीदी, हमें इतनी हिम्मत देने के लिए। हम उन सबको सजा दिलवाएंगे, उन्हें हर एक चीज़ का हिसाब देना होगा और हम कभी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। काशवी, दैट इज़ लाइक माई गर्ल। काशवी ने रिलन के सर पर से हाथ फेरा और बाहर चली गई। उसके साथ रिनल भी बाहर आ गई। काशवी ने कुछ समय वहाँ बिताया और घर के लिए निकल गई। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। चौहान फैमिली ब्रेकफास्ट टेबल पर मौजूद थी। तभी काशवी भी नाश्ते के लिए आई। अशोक चौहान, क्या हुआ काशवी बेटा, परेशान लग रही हो आप? काशवी, कुछ तो नहीं दादाजी, मैं तो एकदम टकाटक हूँ। अजीत जी, बेटा आप सबसे झूठ बोल सकती हैं पर अपनी फैमिली से नहीं। काशवी, हाँ पापा, मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ। वीना जी, क्या हुआ हमारी सोनू को, बताइए भी अब। काशवी, माँ मैं अपना घर गई थी, वहाँ एक लड़की आई है, उसके साथ रेप हुआ है। पुलिस ने आरोपी को एक ही दिन में पकड़कर छोड़ दिया क्योंकि वो जामवाल फैमिली से है, विराज जामवाल। हिमांशु, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मैं अभी कमिश्नर को फ़ोन करता हूँ। काशवी, नहीं भैया, अब बात उनके हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से होगी। हर्षल, सोनू तुझे जो करना है वो कर, बाकी हम सब संभाल लेंगे। अजय जी, खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए बेटा। अशोक, उसे भी पता चलना चाहिए कि चौहानों का खून है। सरला जी, बेटा वो सब छोड़, जमाई जी ने कोई चक्कर नहीं लगाया इतने दिनों में। काशवी, दादी वो आजकल बिजी हैं, उनके हॉस्पिटल में बहुत रश है, इसलिए वो आ नहीं रहे हैं। अजीत जी, मैं सोच रहा हूँ कि शादी की डेट फिक्स कर ली जाए। अहलावत साहब काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं। ये सुनते ही काशवी को ज़ोर से खांसी आ गई। हिमांशु ने फटाफट उसे पानी दिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। हिमांशी, आराम से सोनू, कोई ट्रेन नहीं पकड़नी हमें। हर्षा, इतनी खुशी हो गई है कि एक्साइटमेंट में ठसका लग गया, आराम से खाइए। काशवी, पापा इतनी जल्दी भी क्या है? सल्ला जी, 2 साल से यही सुन रहे हैं हम काशू, अब आप हमारी सुनिए। काशवी नीचे सर झुकाकर, जी दादी। अशोक जी, डिनर के लिए इनवाइट करिए अहलावत साहब के परिवार को, आज ही शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। अजीत, जी पापा। काशवी को अब वहाँ बैठना भी मुश्किल हो रहा था, वो फटाफट से उठकर अपने रूम में चली गई। काशवी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। काशवी मन में, जानती हूँ रित, रिश्ता मैंने ख़त्म किया था, पर रिश्ता ख़त्म होता है, प्यार नहीं। क्या करूँ,
तब कोई रास्ता नहीं था। पापा ने आपको और मुझे साथ देख लिया था। उन्होंने मुझसे बस इतना कहा कि पहले दोनों परिवारों के बीच बहुत बड़ी खाई हो गई है। 3 जिंदगियां बर्बाद हो गई थी और 3 मौतों से बनी ये खाई शायद कभी ना भरी। मुझे अब उनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई, पर इतना ज़रूर समझ गई कि हम कभी साथ नहीं हो सकते। मैं आपको सब बताती तो आप मुझे कभी नहीं छोड़ते, इसलिए मुझे मजबूरन आपको बोलना पड़ा था कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मैं तो आपके अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकती। वरुण के साथ शादी करने का सोच ही मेरी रूह कांप जाती है। क्या करूँ मैं? आ जाओ ना, संभाल लो ना मुझे। बहुत प्यार करती हूँ आपसे। तभी काशवी का बड़ा भाई कमरे में आ जाता है। हिमांशु हिमांशु को देखते ही काशवी पलटकर अपने आंसू साफ कर लेती है। हिमांशु काशवी के सर पर हाथ फेरते हुए, कितनी बड़ी हो गई है मेरी सोनू कि उसे अपने भाई से अपने आंसू छुपाना पड़ रहे हैं। काशवी, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। हिमांशु, जब से तेरी एंगेजमेंट हुई है मैंने तेरे चेहरे पे कभी भी वो खुशी नहीं देखी जो दिखनी चाहिए। काशवी, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं बहुत खुश हूँ, पर आप लोगों को छोड़कर जाने का सोच रोना आ जाता है। हिमांशु, अरे पागल, इतनी सी बात पर कौन रोता है? यहीं दिल्ली में तो जा रही है, जब मन करे आ जाना। ऐसे ही कुछ देर तक बात करने के बाद हिमांशु चला जाता है। आज काशवी ने पूरी टीम को अपने घर पर ही बुला लिया था, क्योंकि कल से शादी के सारे फंक्शन शुरू होने वाले थे। वो लोग गार्डन में बैठे थे। विहान और आरव भी थे। तीनों ने अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दिए और उनके साथ मिलकर काम करवाने लगे। तभी कोई लड़का आकर अचानक से काशवी के गले लग गया। काशवी ने भी उस लड़के को गले लगा लिया। काशवी उस लड़के से अलग होते हुए, कहाँ थे इतने दिनों से वरुण? वरुण, अरे जाना, डैड का अर्जेंट काम था। अपनी आंखें विंक करते हुए, लगता है किसी ने बहुत मिस किया है मुझे। काशवी, पहले तो ये जाना बोलना बंद करो, तुम्हें पता है? वरुण उसकी बात बीच में काटते हुए, हाँ पता है, ये बस वही बोल सकता है। काशवी, पता है तो क्यों बोल रहे हो? वरुण, कल अंकल का फ़ोन आया था, शादी की डेट फिक्स करने वाले हैं बहुत जल्द। काशवी उदास होते हुए, जरूरी है क्या? वरुण एक लंबी सांस लेकर, तुम्हें भी पता है कि ये शादी करना बहुत ज़रूरी है हम दोनों के लिए। वरुण काशवी को हक करते हुए, ओ यार उदास क्यों हो रही है? काशवी, सब जानते हो फिर भी क्यों पूछ रहे हो? वरुण, टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। वैसे माय डियर, रिधान नहीं आ रहा है क्या शादी में? काशवी, आ गए हैं वो, सुबह ही बिहू बता रहा था। वरुण, फिर तो मज़ा आ जाएगा उसको जलाने में। काशवी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे समझे, बुरी तरह पिट जाओगे समझे। वरुण हंसते हुए, बड़ी फिक्र है अपने एक्स की, अपने फियांसे के सामने। काशवी, शट अप वरुण, जरा दूर ही रहना उनके सामने मुझसे, कोई तमाशा नहीं चाहती मैं। वरुण हंसते हुए, हाँ मेरी जाना। काशवी वरुण की आंखें दिखाती है। वरुण, अच्छा बाबा, सॉरी, नहीं बोलूँगा, मैं अंदर जाकर अंकल आंटी से मिलकर आता हूँ। वरुण इतना बोलकर अंदर चला जाता है। काशवी भी टीम के तरफ जाने लगती है कि कोई अचानक से उसे साइड में खींच लेता है। काशवी एकदम से डर गई। जैसे उसने सामने वाले इंसान को देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। काशवी ने अपने सामने देखा तो रिधान खड़ा था। रिधान गुस्से में काशवी को घूर रहा था। रिधान काशवी के बाल उसके चेहरे से हटाते हुए, बहुत नज़दीक थी आज उसके। काशवी रिधान से दूर होकर उसकी आंखों को देखते हुए, हक है उसका, फियांस है मेरा। रिधान, ओ मतलब उसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था? काशवी वहां से जाते हुए, जो समझना है समझिए। रिधान काशवी की कलाई पकड़ते हुए, अगली बार तुम्हारे करीब आया तो सही सलामत दिखेगा नहीं। काशवी एक झटके से अपनी कलाई छुड़ाते हुए, ये डिसाइड करने वाले आप कोई नहीं है, वो फियांसे है मेरा और हक है उसका। रिधान टेढ़ा मुस्कुराकर, ये हक किस किस को दे रखा है? 4 साल पहले मेरा था,
आज वरुण का है, मतलब तुमने मेरी पीठ पीछे मेरे ही दुश्मन का हाथ थाम लिया था। काशवी, वो सिर्फ कॉलेज में आपका कंपटीटर था और कुछ नहीं। अब पसंद आ गया तो मैं भी क्या कर सकती हूँ। मैंने तब समझने में गलती कर दी थी। आपके और मेरे बीच बस अट्रैक्शन था जो उस एज में होना लाजमी था। रिदान उसका चेहरा एक हाथ में कसकर पकड़ते हुए सख्त आवाज में, अट्रैक्शन था? हैं? मैं ही पागल था जो तुम जैसी बदजात लड़की से प्यार कर बैठा। काशवी, मतलब आपको छोड़ दिया तो मैं बदजात? और आप कितनी लड़कियों के साथ सोए हैं? आज तक तो वो याद भी नहीं होगा। रिदान काशवी का गाल थपथपाकर, नॉट बैड, जासूस छोड़ रखे हैं मेरे पीछे। काशवी रिदान को धक्का देकर दूर रहिए और वहाँ से निकल जाती। रिदान के आंख में आंसू आ गए थे। वो तेज कदमों से घर के अंदर चला गया। वो अपने कमरे में आया ही था कि आर्या से उसका सामना हो गया। आर्या, उस लड़की से मिलकर आ रहे हो? रिदान, प्लीज़ दी, मुझे कोई बात नहीं करनी। आर्या, ऐसे भागकर कब तक चलेगा? तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। रिदान आर्या के गले लगकर रोते हुए, दी, उसने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्या कमी थी मुझ में? आर्या, वो पहले से ही वैसी थी। वो बस हमारे परिवार में आकर हमारे परिवार को तोड़ना चाहती थी। मैंने कितना समझाया था तुझे, फिर भी तूने मेरी बात नहीं सुनी। उनके खून में ही गद्दारी है। रिदान, दी, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? आर्या, सुनने की ताकत रखते हो? रिदान, आप बताइए ना दी, मुझे जानना है कि क्यों इतनी दुश्मनी है दोनों परिवारों में। आर्या, तुम्हें याद भी नहीं होगा शायद, तुम छोटे थे। बुआ थी हमारी, वीना नाम था उनका, बहुत खूबसूरत थी वो। उन्होंने अपने पसंद से शादी की थी। उन्होंने काशवी के चाचा जी को ठुकरा कर, रोष में आकर काशवी के चाचा जी ने उनका खून कर दिया था। उसके बाद शायद काशवी के चाचा जी को शायद पश्चाताप हो रहा था, इसलिए उन्होंने खुद की भी जान ले ली। चौहान को लगता है कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया था, उनकी हत्या हुई थी। वो हमारे परिवार से किसी ने नहीं की थी, ऐसा उनका मानना है। तब से ये दुश्मनी शुरू है। तुम्हें पता है, काशवी के चाचा विकास ने बुआ के साथ जबरदस्ती भी की थी, फिर उनकी हत्या हुई। मैं बड़े पापा की नहीं, बीना और विजय की बेटी हूँ। उस एक्सीडेंट में बच गई थी। मुझे जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। ये सब सुनकर तो रिदान तो सदमे में चला गया था। उसकी आंखें अंगारे उगल रही थी। उसने आर्या को अपने सीने से लगा लिया। आर्या भी फूट फूट कर रोने लगी। रिदान आर्या के आंसू पोंछते हुए, रिदान, रोइए मत दी, सबका हिसाब होगा। अब आप अकेले नहीं हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। खून के आंसू रुलाएंगे चौहान को। आर्या, हाँ रिदू, तुम सक्सेना अंकल को जानते हो ना, पड़ोस वाले? रिदान, हाँ, विशाल सक्सेना, उन्हें पहचानता हूँ। आर्या, उन्होंने ही मुझे यह सब बताया। चौहान के असली चेहरे से उन्होंने ही वाकिफ कराया मुझे। रिदान, पर दी, वो इंसान बिल्कुल ठीक नहीं है। दादाजी और बड़े पापा से कई बार सुना है मैंने उनके बारे में। आर्या, कई बार हमारी सुनी हुई बातें गलत होती हैं। वो बहुत अच्छे इंसान है। रिदान, दी, आप कह रही हैं तो सही होगा, आप टेंशन ना लें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आर्या, चल रिदू, नीचे चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। रिदान, जी दी, चलिए। वो दोनों नीचे आए ब्रेकफास्ट पर। सारी शेखावत फैमिली वहाँ मौजूद थी। दादाजी, विनायक शेखावत, कितना अच्छा लग रहा सारा परिवार एक साथ। दादी जी, मेरे बच्चे के आने से सारा परिवार पूरा हो गया। विहान, मतलब सारी वैल्यू भाई की, हम तीनों का कुछ नहीं। बड़ी बहू, अरे मेरा बच्चा, तू तो सबसे प्यारा है। वर्षा, विहान का कान खींचकर, सुबह सुबह शुरू हो गई ना नौटंकी तेरी। ईदान विहान की पीठ पर मुक्का जमाते हुए, जलता है माँ मुझसे। दिव्या, छोटी माँ, इसका तो चलता ही रहेगा, आप नाश्ता दो। वीरेन, हाँ भाई, नाश्ता दो जल्दी, भूख लग रही है। रंजीत, पढ़ाई तो हो ही गई रितु, ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो? रिदान, बड़े पापा, शादी के बाद तुरंत ही। सब ऐसे ही बातें करते करते नाश्ता करते हैं।
यहाँ राठौर हाउस में भी सब नाश्ते की टेबल पर जमा थे। विजय, अजय शादी कर रहा है यारो, अब तुम्हें भी सोचना चाहिए। विमला, हाँ बेटा, तेरे दादू सही कह रहे हैं, तुझे सोचना चाहिए। आरो, दादू दादी, आप भी क्या टॉपिक लेकर बैठ गए हैं। राजेश जी, माँ पापा सही कह रहे हैं, हमें भी दोनों बहुओं के चेहरे दिखा दो। आरो मन में, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, वो नक्सड़ी माने तब ना, हमेशा नाक फुलाए घूमती है। रीना जी, तुम्हें कोई पसंद है क्या। अजय, हाँ माँ, उसे। आरो अजय की बात बीच में काटकर, माँ ऐसी कोई बात नहीं है, भाई की तो आदत ही है मजाक करने की। यहाँ शेखावत हाउस में आर्या किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। आर्या, हाँ अंकल, उन्होंने माँ के साथ खिलवाड़ किया। अब खिलवाड़ चौहानों की बेटी की इज्जत के साथ होगा, तब उन्हें समझ आएगा। विशाल अंकल। विशाल तिरछी मुस्कान के साथ, हाँ बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आर्या, थैंक यू सो मच अंकल मेरा साथ देने के लिए। विशाल, हाँ बेटा, मैं तो सच का साथ देता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आर्या कुछ देर बात करके फ़ोन रख देती है। विशाल एक मक्कार हंसी हंसते हुए खुद से, तुमने मुझे ठुकराया था ना वीना, ये कहकर बहुत घटिया इंसान हूँ। आज तुम्हारी बेटी को भी मैंने अपने जैसा ही घटिया बना दिया। मैं वो राज कभी बाहर नहीं आने दूंगा जो 30 साल से दफन है। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसके सामने भी एक लड़की बैठी थी जिसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। विशाल, मिशा तैयार हो जाओ बेटा, क्योंकि रिधान बहुत जल्द तुम्हारा हो जाएगा। उसने तुम्हें ठुकराया था ना उस लड़की कासवी के लिए, ऐसी हालत करूंगा उस लड़की की कि रिधान क्या कोई भी लड़का उसे अपनाएगा नहीं। मिशा विशाल के गले लगते हुए, थैंक यू डैड, यू आर द बेस्ट, लव यू सो मच। विशाल, लव यू टू बेटा, मेरी बेटी जो मांगेगी उसे मिलेगा। इधर शेखावत मेंशन में रिधान कासवी के बारे में सोच रहा था। अच्छा हुआ तुम खुद ही मुझसे दूर हो गई, ऐसी घटिया लड़की से रिश्ता नहीं रखना चाहता। घटियापन तुम्हारे खून में ही है कासवी। अच्छा हुआ तुमसे नफरत करने की एक और वजह मिल गई मुझे। कासवी घर के अंदर आई, उसे अपने पापा से कुछ बात पूछनी थी। वो अंदर आई तो उसे सामने ही वीना जी दिख गई। कासवी, माँ पापा कहाँ हैं। वीना जी, तुम्हारे पापा स्टडी रूम में है बेटा। कासवी स्टडी रूम की ओर बढ़ जाती है। वो जैसे ही स्टडी रूम का दरवाज़ा खोलती है, सामने अजीत जी किसी को तस्वीर लिए आंसू बहा रहे थे। अभी तक अजीत जी का ध्यान उसकी ओर नहीं गया था। कासवी जाकर अजीत जी के कंधे पर हाथ रख दिया। कासवी, पापा ठीक है ना आप, ये किसकी तस्वीर है। अजीत जी हड़बड़ाते हुए, कुछ नहीं बेटा, और वो तस्वीर रखने लगे। कासवी, बताइए ना पापा, किसकी तस्वीर है। अजीत जी, कुछ नहीं। कासवी तस्वीर उनके हाथों से लेकर, बताइए ना। कासवी ने तस्वीर देखी, वो किसी आदमी की थी। वो लगभग अजीत जी से जैसे ही दिख रहे थे। कासवी, पापा ये किसकी तस्वीर है। ये अंकल तो आप जैसे दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। अजीत जी, बेटा ये तुम्हारे चाचा हैं, विकास चौहान। कासवी, क्या चाचा जी, मैंने सुना है कई बार इनके बारे में, पर पूछने पर मम्मा ने हमेशा बात टाल दी। अजीत जी, छोड़ो ना बेटा, तुम भी क्या ये सब बात लेकर बैठ गई। कासवी, बताइए ना पापा, जानना है मुझे, कहाँ है चाचू। अजीत जी, तो सुनो बेटा, ये बात सुनकर तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने तुम्हें रिधान से दूर रहने को क्यों बोला था। आखिर ऐसा क्या हुआ था 30 साल पहले। कौन है विकास चौहान और क्यों रिधान से दूर रहने को कहा गया कासवी को। क्या विकास चौहान जिंदा है या उनकी कहानी ही तीनों खानदान की बर्बादी की जड़ है। क्या रिधान और कासवी का रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है विकास चौहान की सच्चाई क्या है और क्या रिधान सच जान पाएगा। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। थैंक यू।